गुड आफ्टरनून बच्चों। बच्चों आप ये कर रहे हो चैप्टर्स अच्छे से? बच्चों मतलब मैं तो ये सोच रहा हूँ कि आपके आगे वाले टेस्ट्स में भी ना मतलब मैं कुछ मतलब चाहे टेस्ट किसी भी चैप्टर का हो कि 4-5 क्वेश्चंस तो ये जो एंड वाला पार्ट है इसके डलते ही रहे मॉडर्न के सेमीकंडक्टर के, क्योंकि ये तो इम्पोर्टेंट है। मतलब ये तो हम रिवाइज करते रहे। क्या लगता है बच्चों? वाई मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे कोई भी टेस्ट है आपका फर्दर, मैं ये कह रहा हूँ कि उसमें जो वो वाला टेस्ट है उसके तो क्वेश्चंस हो ही गए 45 क्वेश्चंस हमेशा इस पार्ट के होंगे। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी। सर टेस्ट से अच्छा है मतलब इस पे मेजर टेस्ट में मत रखना। छोटे छोटे जैसे होते हैं कि 15 क्वेश्चंस 20 क्वेश्चंस की छोटी छोटी पीडीएफ आप हमारे लर्नर्स पे दिलवा देना, जब टाइम मिलेगा हम अलग से दे दिया करेंगे। इन टेस्ट में मेजर टेस्ट में इंक्लूड मत करना। क्यों? मेन नीट में डाइल्यूट भी होगा तो सर। नीट में भी तो 2-3 क्वेश्चंस आते हैं एक चैप्टर के, लेकिन उसके लिए हम पूरा साल पढ़ते हैं अच्छे से इस हाँ चैप्टर को। यस। तो अगर आप इनको मेजर टेस्ट में डालोगे तो जो बाकी चैप्टर्स रिवाइज करें उनको अच्छे से टाइम नहीं दे पाएंगे। नहीं मैं तो कह रहा हूँ कि ये तो अभी कर लो अच्छे से, इनको तो दोबारा रिवाइज करने की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए। सो वो नहीं होएगा, वो रिवीजन अपने आप होते रहेगी और फिर बाकी चैप्टर्स अच्छे से रिवाइज नहीं होएंगे। आप अलग से इनके टेस्ट थोड़े उससे छोटे तो छोटे फर्क नहीं पड़ेगा भी ना। कर हाँ जी। सकते हो। अरे वो देते नहीं हो ना आप लोग, वो टेस्ट ऐसे ही पड़े रहते हैं। मैंने नहीं बहुत वो हम दे देंगे, उस पे बेशक आप सर जिन कंपल्शन लोगों लगा देना देना कि वो उसके दे बिना अगला दें। नहीं दे सकते। उस पे कंपल्शन लगा देना कि आप वो दिए बिना मेजर नहीं दे सकते, बट अलग से ही करना प्लीज, मेजर में मत रखना। अच्छा अभी कुछ लोगों को कंटेक्स्ट क्लियर नहीं हुआ। मैं ये कह रहा था कि क्योंकि ये जो एंड वाला पार्ट है मॉडर्न प्लस सेमीकंडक्टर मिला के, इसमें से एटलीस्ट नीट में मतलब हम मान के चले कि 6 to 7 क्वेश्चंस तो आते ही आते हैं, और एडिशनल जो केमिस्ट्री में आएंगे वो तो आएंगे ही। तो ये इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो मैं ये चाह रहा था कि इस वाले पोर्शन के क्वेश्चंस रैंडमली आपके सारे टेस्ट में डलते ही रहें, इररिस्पेक्टिव ऑफ कि वो मतलब किस पोर्शन का टेस्ट है। सर रिवीजन ऑलरेडी बहुत स्ट्रेसफुल होएगी और स्ट्रेस हो जाएगा, फिर जो रिवाइज कर रहे हैं वो भी अच्छे से नहीं होएगा। चलो तो चलो अलग टेस्ट रख लेंगे, कोई बात नहीं। वैसे प्लीज इतना स्ट्रेस लो मत यार, रिवीजन का आराम से हो जाती है, कोई ऐसी बात नहीं है। बट वैसे मेरे पास ना लर्नर्स में ऑप्शन है, मैं ये भी कर सकता हूँ कि
वो एक अलग पार्ट ही होगा, वो पार्ट अटेम्प्ट करोगे तभी बाकी पार्ट अटेम्प्ट होगा। आपके पहले वीक के चैप्टर फिजिक्स में एक तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, मतलब दोनों के फर्स्ट फर्स्ट चैप्टर्स हैं 11th 12th के। ये वाला आपका टेस्ट मतलब बच्चों इसके बाद एक और टेस्ट तो अपना होगा 12th के सिलेबस का। कब होगा ये देखते हैं। यस, अराउंड 2 चैप्टर्स होंगे पर टेस्ट, मतलब पर सब्जेक्ट। रिवीजन प्लान नेक्स्ट वीक मिलेगा बच्चों। बच्चों वो इस तरीके से होता है रिवीजन ना, चलो मैं आपको थोड़ा सा आइडिया देता हूँ कि जैसे इट विल बी स्प्रेड इन 10 वीक्स। तो नहीं, मैं बॉटनी को मतलब मैं अलग अलग मान रहा हूँ उनको, और 2 एवरेज है। तो मतलब थोड़ा बहुत फर्क भी हो सकता है। तो क्या होता है कि जैसे आपके मतलब वीक 1 में कुछ सिलेबस आया, फिर वीक 2 में आया, 3 4 एंड सो ऑन। फिर आपको जो 5वां वीक है वो फ्री मिलेगा, जिसमें आप फिर से इन 4 वीक्स का जो सिलेबस है उसको रिव्यू कर लो, कुछ मिस हो गया उसको कर लो। और फिर मतलब जो 5वें वीक में टेस्ट होगा वो इन चारों वीक्स के सिलेबस का कंबाइंड टेस्ट होगा। ठीक है, और फिर ऐसे 5 6 7 8 हुआ, फिर उतने पोर्शन का फिर एक मतलब एक बफर वीक मिला, फिर उसका टेस्ट हो गया। तो मतलब बेसिकली ग्रेजुअली, हाँ ये बिल्कुल सही कहा है, तुम लोग 5th वीक में भी क्लासेस रखवा लोगे। सही कह रहे हो। तो फिर जैसे ये खत्म हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा कि आ, फिर उसके बाद फुल सिलेबस टेस्ट शुरू होंगे। और जो बच्चों रिवीजन शीट्स होंगी आपकी, जो मतलब बाकी सब्जेक्ट्स में तो फर्क नहीं पड़ता, फिजिक्स में मतलब व्हाट आई एम प्लानिंग इज बोर्ड्स के लिए टाइम मिलेगा आपको, बहुत टाइम होगा, डोंट वरी। मतलब आपके रिवीजन के बच्चों 3 राउंड्स चलते हैं। मतलब ये तो राउंड 1 बता रहा हूँ मैं आपको। राउंड 2 में आपका बोर्ड्स का बीच में इनकॉर्पोरेट हो जाता है। मतलब बाद में तो आपको जो प्लान मिलेगा ना वो इतना डिटेल्ड होगा कि आपको डेली का बताया हुआ होगा उसमें कि क्या करना है। यस, केवीपीवाई तक हो जाएगा रिवीजन 1। तो आपकी 22 ऑनवर्ड्स रिवीजन शुरू हो रही है ना। वैसे तो आप अगले वीक की थोड़ी क्लासेस हैं आपकी, है ना। अ, मतलब फॉर्मली आप कह लो कि 22 से शुरू हो रही है रिवीजन। हाँ, तो मतलब 29th को होगा आपका फर्स्ट रिवीजन टेस्ट। एक बच्चों में ये भी देखना है कि जो मतलब एंड वाला पोर्शन है ना, 12th का एंड वाला पोर्शन, उसका भी टेस्ट नहीं हुआ अभी। मतलब जो भी आपका 19th को टेस्ट है उसमें सारा पोर्शन नहीं आ रहा। मतलब 19th को बच्चों जो टेस्ट है ना उसमें जितना हमने अभी तक करा है वो आ रहा है। मुझे बायोकेमिस्ट्री का नहीं पता, मैं आपको फिजिक्स का बता रहा हूँ। तो मतलब जो मतलब हाँ, वेव ऑप्टिक्स आ रहा है, मॉडर्न में एटम्स तक आ रहा है। हाँ, जितना कर लिया आपने डी पार्ट तक, यस।
तो इसका देखना है हमें कि ये जो थोड़ा सा पोर्शन है इसका कब टेस्ट रखना है, क्या करना है। नेक्स्ट वीक ही ले लें, संडे को। मतलब 22 को। अच्छा ये बताओ कि जो आपका बायो का आ रहा है उसमें सारा आ रहा है 19 वाले टेस्ट में? एक चैप्टर आ रहा है प्लांट ब्रीडिंग। नहीं नहीं, मेरा मतलब कि कुछ ऐसा पोर्शन बचा है जिसका टेस्ट नहीं हुआ? वो नहीं हो पाएगा ना प्लांट ब्रीडिंग, अगर एक ही अच्छा हुआ सिर्फ अच्छा तो। अच्छा अच्छा, प्लांट ब्रीडिंग आप कह रहे हो उसका टेस्ट नहीं होगा, ठीक है। और केमिस्ट्री में भी होगा थोड़ा सा पार्ट, है ना, एंड वाला जो नहीं आ रहा होगा? केमिस्ट्री का लगभग हो गया, बायोमोलिक्यूल्स या फिर एक दो छोटा छोटा होगा बस, मेजरली हो गया केमिस्ट्री का तो। हाँ वो जरूर मतलब नहीं आ रहा, इनऑर्गेनिक में काफी नहीं आ रहा, डी ब्लॉक एफ ब्लॉक। नहीं, मतलब ये एंड में हुआ है, आप ये कह रहे हो डी ब्लॉक एस ब्लॉक? डी प्लांट ब्लॉक तो ब्रीडिंग शायद आज तो शुरू हुआ है, तो अभी तो वो अच्छा कहाँ तो ही आएगा। अच्छा, तो अगर सिर्फ इतने पोर्शन का टेस्ट रख लें, फिजिक्स और इनऑर्गेनिक, संडे को। प्लांट ब्रीडिंग तो चलो है ही नहीं, आपके काम का ही नहीं है। अलग से। हम्म, चल देखते हैं, कोई बात नहीं, डोंट वरी। और एक बच्चों जो फिजिक्स की रिवीजन शीट्स होंगी ना आपकी, उसमें व्हाट आई एम प्लानिंग इज कि वो रिवीजन शीट्स ना 2 लेवल्स की होंगी। कह लो आप लेवल 1 लेवल 2। लेवल 1 तो होगा जो ऑफ लेट नीट का पैटर्न चल रहा है, उस टाइप के क्वेश्चंस, बिल्कुल ही मतलब फॉर्मूला बेस्ड इजी, राइट। और लेवल 2 होगा थोड़े से अच्छे क्वेश्चंस। तो बेसिकली ये इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि मतलब मान लो जिसको मतलब जिसको लगता है कि भाई हाँ अभी फिजिक्स थोड़ी वीक है, फिजिक्स में उतने मार्क्स नहीं आते या कुछ है, तो वो एटलीस्ट लेवल 1 तो अपना पूरा अच्छा कर लेना। एंड जिसको लग रहा है कि नहीं फिजिक्स ठीक है, सारा कुछ बढ़िया है, वो फिर दूसरे वाले क्वेश्चंस अटेम्प्ट करे। बाकी मैं आपको बताऊंगा बच्चों डिटेल में सारा कि कैसे करना है, क्या करना है, अभी मत चिंता करो। नहीं, रिवीजन क्लासेस ऑनलाइन ही होंगी, ऑफलाइन का तो कोई चांस नहीं है। नहीं, लेवल 2 में मतलब आप कह लो कि उस टाइप के क्वेश्चंस होंगे बस कि जैसे नीट में वर्स्ट केस सिनेरियो में भी आ सकते हैं। आई वुड नॉट से एम्स लेवल, एम्स तो बिल्कुल ही अजीब लेवल के आते थे, वैसे तो नहीं आएंगे अब। मतलब डुएबल, मतलब आप ये कह लो कि जैसा आपका अभी वाला मटेरियल है उस टाइप के क्वेश्चंस, थोड़ा सा इसमें फर्क हो सकता है, जैसे जितने कि मैं आपको क्लास में दे देता हूँ। ठीक है, बाकी सारा आपको मैं नेक्स्ट वीक करूंगा डिस्कस। नेक्स्ट वीक ना बेसिकली आपके एक सेशन होएगा, उसमें मतलब मोस्ट लाइकली सारे टीचर्स होंगे, फिर आपको सारा डिटेल में बताएंगे एक बार रिवीजन का कि कैसे करना है, क्या करना है। हाँ बच्चों, एक्सरसाइज 0 डी पार्ट। फिफ्थ क्वेश्चन, एंगुलर मोमेंटम दिया हुआ है, तो वो आपको दिख गया n3 है, n3 से उसकी बस काइनेटिक एनर्जी निकाल लो।
11th क्वेश्चन, ये सी पार्ट में मतलब ये लिखा होना चाहिए एट सेंटर ऑफ ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिलेटेड विद z। हाँ बच्चों, एक बात, अगर आप कहीं पे एनर्जी कंपेयर कर रहे हो तो साइन के साथ करनी है, ठीक है? सिर्फ मैग्नीट्यूड नहीं कंपेयर करना। तो 11th क्वेश्चन सी पार्ट में करना क्या है, मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर। ये मतलब अगर आप याद करो, हमने मैग्नेटिज्म वाले चैप्टर में भी निकाली थी कि क्या होती है मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर, स्पेसिफिकली रोटेटिंग इलेक्ट्रॉन के लिए। याद है वो EV/2, पता नहीं कुछ ऐसा कुछ निकाला था ना? जो भी फॉर्मूला था बस वो लगाना। हाँ। मतलब सीधा ही है, मैग्नेटिक फील्ड किसके प्रोपोर्शनल होती है? मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोपोर्शनल टू Q V बाय R स्क्वायर। तो V और R की प्रोपोर्शनैलिटी देख लो बस। C का 10th नहीं करना, डेविसन जर्मर है वो, सिलेबस में नहीं है। हाँ जी, एक्सरसाइज 1। फिफ्थ क्वेश्चन, फ्रीक्वेंसी की रेशो पूछी है। फ्रीक्वेंसी क्या होता है? 1 बाय टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या होता है? 2πr/v। तो ये क्या बन गया? V/2πr। तो V/r की रेशियो कंपेयर करनी है। टेंथ क्वेश्चन, एनर्जी में क्या होता है? डिनोमिनेटर में n² आता है, तो A आ जाएगा। नहीं, 10th में तो ऑप्शन नहीं है ना साइन की। मतलब अगर तो दोनों ऑप्शन होती हैं कि 1/n² और -1/n², फिर तो आप वो बात सोचते हैं। यहाँ तो ऑप्शन में है ही नहीं कहीं साइन का, तो वो तो एक ही केस बचा। फिफ्थ क्वेश्चन जो हमने जो निकाला था, क्या बन गया था? V/2πr बन गया था ना? तो अब हमें ये भी पता है कि V जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R होता है। तो ये क्वांटिटी
1 बाय आर स्क्वायर पे डिपेंडेंट आ गई। नहीं, फिर तो 16 की टर्म आ जाएगी। एक मिनट, मैं कुछ गलत लिख रहा हूँ क्या? अच्छा सॉरी, हाँ एन भी तो है। तो v जो है वो प्रोपोर्शनल किसके है? n अपॉन r के। तो ये n अपॉन r स्क्वायर बन जाएगा ना। यस ऑफ कोर्स, ये दो बातें तो अलग हैं। अगर आप ऐसे लिख रहे हो और ऐसे लिख रहे हो, ये दोनों तो बिल्कुल डिफरेंट बातें हैं। इनका आपस में क्या लिंक हुआ? 13th क्वेश्चन बच्चों, आपको कह दिया कि आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो ए की ज्यादा है कंपेयर टू बी। तो इससे क्या समझ आ रहा है बच्चों? आयनाइजेशन एनर्जी किस पे डिपेंड करती है? जेड स्क्वायर पे। तो इससे आपको क्या पता चल गया कि ए का जेड बी के जेड से ज्यादा है, राइट? तो उसके बेसिस पे आप जो बाकी क्वांटिटीज लिखी हैं उनको कंपेयर कर लो। तो ये लिखा ही हुआ है कि ग्राउंड स्टेट है तो एन को वन ही रहना। डन बच्चों? K15 एग्जाम्पल 4 बच्चों, आंसर ठीक है गलत है? नहीं, एक्चुअली इस क्वेश्चन में इन्होंने ये जो एक्सप्रेशन बनाया हुआ है, कि जो भी है, मतलब हमें देखना पड़ेगा इसमें जो लैम्डा है वो किस यूनिट्स में पुट होता है, कि एंगस्ट्रॉम में पुट होता है या कोई और यूनिट्स हैं। कहीं इसलिए 0.2 ना लिखा हो। अच्छा दिया हुआ है, अगर मतलब अगर इसको हम बनाते हैं तो कहाँ दिया हुआ है?
अच्छा, हाँ, इसको अगर हम स्क्वायर कर देंगे तो वो वही बन जाएगा। करेक्ट। तो यस, ये बच्चों चेंज हो जाएगा। और किसी ने नहीं किया क्या एग्जांपल्स? एक ना मैं तुम्हारा सरप्राइज टेस्ट लूंगा, देखना कभी बीच में रिवीजन में, इसमें सिर्फ मॉड्यूल के एग्जांपल्स ही डाले होंगे। हाँ जी, और कौन सा? सिक्स्थ सिक्स्थ में क्या कह रहे हो? 4/√3 आता है। यस। डन। ओके, अब अच्छा एक बार ये क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ दोबारा। इसमें हमने क्या किया था कि हम ये मान रहे थे कि इलेक्ट्रॉन इन दोनों के बीच में मूव कर रहे हैं, दीवारों के बीच में। तो हमने कहा था कि ये सिचुएशन इज इक्विवेलेंट टू कि एक स्ट्रिंग है विच इज फिक्स्ड एट बोथ एंड्स। ठीक है, तो जैसे स्ट्रिंग वाले केस में दोनों एंड्स पे नोड्स बने थे, ऐसे यहाँ पर भी जो दोनों एंड्स हैं एक्सट्रीम वाले, उन पे नोड्स बन जाएंगे।
तो इसलिए जो वेवलेंथ है वो 2L/n से इक्वेट की थी हमने। ठीक है, ओके आगे बढ़ते हैं बच्चों। वैसे टर्म्स आती हैं आपको सारी, बट फिर भी हम लिख लेते हैं। नेक्स्ट लिखो आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है कि मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर इलेक्ट्रॉन टू एस्केप द फील्ड ऑफ न्यूक्लियस, राइट? कि बेसिकली वो n इक्वल टू इंफिनिटी पे चला जाए। राइट, तो बेसिकली बच्चों इसको हम एक बार क्या ऐसा कुछ हम कहीं और भी पढ़ते हैं फील्ड से एस्केप करने वाला? ग्रेविटेशन, एस्केप वेलोसिटी, राइट? तो बच्चों बात सेम ही है। बेसिकली जब हम कह रहे हैं कि हाँ हम इलेक्ट्रॉन को अलग कर रहे हैं, तो उसका क्या मतलब है कि बेसिकली हम सिस्टम को अनबाउंड बना रहे हैं। तो जब हम कहते हैं कि बाउंड सिस्टम है, तब क्या होता है कि उसकी एनर्जी नेगेटिव होती है। अच्छा एक बात बच्चों समझना जरा, ये जो हमने एनर्जीज लिखी थी, जो वो जैसे ये जो एनर्जी होती है बच्चों जो हम नॉर्मली कहते हैं -13.6 Z²/n², ये किसकी एनर्जी है? क्या ये एनर्जी इलेक्ट्रॉन की है? ये एनर्जी सिस्टम की है ना? बोलने में हमेशा ऐसे ही बोला जाता है कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है, लेकिन प्लीज रिमेंबर कि ये सिस्टम की एनर्जी है, क्योंकि हम पोटेंशियल एनर्जी भी आई थी इसमें। तो पोटेंशियल एनर्जी जो सिस्टम की होती है वो सिर्फ एक बॉडी की तो होती ही नहीं है। और न्यूक्लियस की काइनेटिक एनर्जी हमने इसलिए नहीं लिखी क्योंकि हम मान रहे हैं कि न्यूक्लियस जो है वो तो रेस्ट पे ही है। ठीक है जी, तो ये एनर्जी सिस्टम की है। तो क्योंकि सिस्टम की एनर्जी नेगेटिव आती है, तो उससे हमें यह पता चल जाता है कि ये एक बाउंड सिस्टम है, मतलब आपस में इसके पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, जुड़े हुए हैं एक दूसरे के साथ। तो जब हम कहते हैं कि हमने सिस्टम की एनर्जी 0 कर दी, इसका मतलब है कि हमने उस सिस्टम को अनबाउंड बना दिया, हमने उस सिस्टम के पार्टिकल्स को अलग अलग कर दिया। ठीक है जी, तो बस हमने यहाँ पे क्या किया कि भाई पहले एनर्जी थी -13.6 Z²/n² प्लस हमने इतनी एनर्जी दे दी कि टोटल एनर्जी फाइनली 0 होगी। तो यहां से आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो 13.6 Z²/n² हो गई। हाँ, आयनाइजेशन एनर्जी n = 1 के लिए होता है, तो ये लिखने की जरूरत भी नहीं है इनफैक्ट n तो अगर आप याद करो बच्चों, ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में भी हम यही कर रहे थे कि हम टोटल एनर्जी को 0 कर रहे थे।
ठीक है बच्चों, आयनाइजेशन एनर्जी में कोई डाउट तो नहीं है कि मतलब आयनाइजेशन एनर्जी पॉजिटिव होती है और दूसरी एनर्जी नेगेटिव होती है, ताकि टोटल मिलके 0 हो जाए। अच्छा, अगर आप आयनाइजेशन एनर्जी से ज्यादा एनर्जी दे दोगे तो क्या होगा? तो उसके पास एक्सेस काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। नेक्स्ट होता है बच्चों एक्साइटेशन एनर्जी। एक्साइटेशन एनर्जी का क्या मतलब होता है? किसी भी हायर ऑर्बिट में शिफ्ट करने के लिए एनर्जी, राइट? एक ऑर्बिट से किसी भी हायर ऑर्बिट में शिफ्ट करने के लिए जो एनर्जी है वो, उसको हम बोलते हैं एक्साइटेशन एनर्जी। ओके, नेक्स्ट बच्चों हम बात करते हैं एनर्जी लेवल्स की। तो जैसे बच्चों जो हमने एनर्जी का एक्सप्रेशन निकाला था, अगर हम उसके बेसिस पर कुछ पर्टिकुलर एनर्जी लेवल्स को ड्रॉ करें, जैसे n इक्वल टू 1 पे जो एनर्जी हो गई वो हो गई -13.6 z²। n इक्वल टू 2 पे जो एनर्जी हो गई वो हो गई -3.4 z²। और n इक्वल टू 3 पे जो हो गई वो हो गई -1.51। ठीक है जी। तो ये बच्चों मतलब ये 3 वैल्यूज याद रखना यूजफुल है, -13.6, -3.4, 1.51। और ये बच्चों इन जो लेवल्स के बीच में जो डिफरेंस है वो भी याद रखना चाहिए कि 1 से 2 के बीच में जो डिफरेंस है वो 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स का है, और 1 से 3 के बीच में जो है वो 12.1 का है। तो ऑफ कोर्स यहां से हम 2 से 3 का भी लिख सकते हैं। ये बन गया 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, तो अब बच्चों मेरी बात ध्यान से सुनना। ये हमें पता चल गया है ना कि अगर इलेक्ट्रॉन मान लो ग्राउंड स्टेट में है, तो हमने उसको अगर 10.2 एनर्जी दी तो n इक्वल टू 2 पे चला जाएगा। हमने उसको 12.1 एनर्जी दी तो n इक्वल टू 3 पे चला जाएगा। अब बच्चों ध्यान से मेरा क्वेश्चन सुनना, और अगर मुझे बहुत सारे आंसर मिलेंगे मैं तभी आगे बढ़ूंगा, नहीं तो मैं नहीं आगे बढ़ूंगा, फिर तुम्हारी रिवीजन चाहे जितनी मर्जी लेट हो। मान लो एक इलेक्ट्रॉन है ग्राउंड स्टेट में n इक्वल टू 1 में, ठीक है। लेट अस से हमने उसको 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी दी, ठीक है। बाय सम मैकेनिज्म द इलेक्ट्रॉन गेट्स 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑफ एनर्जी, तो क्या होगा?
हमने उसको एडिशनल एनर्जी दे दी 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की, तो क्या होगा? सर पॉजिटिव 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। हाँ हाँ। तो इस केस में कुछ नहीं होगा, है ना? क्योंकि उसको ऊपर जाने के लिए तो ज़्यादा एनर्जी चाहिए। अब अगर हमने उसको दे दी 10.2, तो पता ही है हमें कि वो n = 2 पे चला जाएगा। अगर बच्चों हमने उसको दे दी एनर्जी 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, फिर क्या होगा? इलेवन इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। तो बच्चों अगर आप कहते हो कि मतलब वो जाता है मतलब n = 2 पे, तो n = 2 में जाने के लिए तो 10.2 चाहिए, तो फिर बाकी 0.8 का क्या होगा? तो वो एक्स्ट्रा एनर्जी काइनेटिक एनर्जी बन जाएगी, या वो फोटोन रिलीज हो जाएगा 0.8 का, ऐसा कुछ। और आंसर चाहिए भी मुझे, सिर्फ 4-5 क्या है? आदित्य, करमन, ठीक है, बोवेरॉन, ठीक है। क्वेश्चन ये है कि इलेक्ट्रॉन को 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी दे दी, तो क्या होगा? करो भाई आंसर, बाकी लोग। अजितेश, अक्षिता, अमृत, अर्शलीन, प्लीज आंसर। अमिताभ, तो बच्चों आई मस्ट रियली अप्रिशिएट वन थिंग। मैं ना हर साल ये क्वेश्चन पूछता हूँ पढ़ाते हुए, एंड मुझे मतलब आज तक मतलब ऐसा होता था कि कभी किसी बच्चे का मतलब सही आंसर होता ही नहीं था। ये पहली बार हुआ है कि आप मतलब आपके बैच में कि कई लोगों ने इसका सही आंसर दिया है, मतलब वेरी गुड।
मतलब ये तो मेरे लिए एक सॉर्ट ऑफ ऐसा क्वेश्चन था जिसका मुझे पता लगता था कि ये तो पक्का ही गलत ही आएगा आंसर इसका। तो बच्चों इस केस में भी कुछ नहीं होगा। ठीक है, ऐसा क्यों है मैं अभी बताता हूं आपको। मुझे ये बताओ पहले बच्चों कि मान लो हमने इलेक्ट्रॉन को 10.2 ही दी है, ठीक है, तो हमें एग्जैक्टली क्या दिखेगा? मतलब let us say कि we have all the proper devices to see everything, हमें क्या दिखेगा? मतलब क्या हमें इलेक्ट्रॉन जंप करता हुआ नजर आएगा? कि मतलब पहले एक सीढ़ी है फिर दूसरी सीढ़ी है तो इलेक्ट्रॉन एक सीढ़ी से दूसरी सीढ़ी पे जंप करता हुआ नजर आएगा हमें? तो देखो बच्चों, अगर आप ये कहते हो कि हाँ जी हमें इलेक्ट्रॉन जंप करता हुआ नजर आएगा, इसका मतलब क्या हुआ कि आप ये कह रहे हो कि आप देख पा रहे हो कि हाँ जी इलेक्ट्रॉन ऐसे 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 ऊपर को जा रहा है। तो अगर हम ये कहते हैं बच्चों, ये दोनों शेल्स के बीच वाला रीजन क्या होता है? ये तो फॉरबिडन एरिया है ना, जहां पे इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता, जहां पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी 0 है। तो भाई अगर अगर हम इलेक्ट्रॉन को 10.2 एनर्जी दें तो हमें बच्चों विद द प्रॉपर टूल्स हमें ये नजर आएगा कि इलेक्ट्रॉन n इक्वल टू 1 से गायब हो गया और वो n इक्वल टू 2 पे प्रकट हो गया। ये नजर आएगा हमें। हम इलेक्ट्रॉन को मूव करता हुआ नहीं देख सकते, राइट? अगर आप उसको कहते हो कि वो आप उसको मूव करते हुए देख रहे हो, फिर तो आपने एक बेसिक कॉन्ट्राडिक्शन कर दी कि आप कह रहे हो कि इलेक्ट्रॉन तो फॉरबिडन एरिया में एग्जिस्ट कर सकता है। क्या ये बात समझ आती है बच्चों? हमें इलेक्ट्रॉन मूव करता हुआ नहीं नजर आ सकता। जो बोहर थ्योरी है वो यही तो है ना कि कुछ फिक्स पर्टिकुलर शेल्स हैं, इलेक्ट्रॉन सिर्फ वहां पे एग्जिस्ट कर सकता है कुछ फिक्स एनर्जी लेवल्स पे, उनके इन बिटवीन तो एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता। तो अगर आपने उसको एक्स्ट्रा एनर्जी दे दी, नहीं 10.2 पे तो करेगा ना, 10.2 तो एग्जैक्ट डिफरेंस हो गया ना। मैंने 11 पे कहा था कि 11 पे नहीं करेगा। हाँ, आप कह सकते हो दिस फिनोमेना इज लाइक टेलीपोर्टेशन। इसका रीजन यही है कि इलेक्ट्रॉन बीच वाले रीजन में एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता। एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी, तो हम यहाँ पे इसका रीजन ये देख सकते हैं कि हमने अब जैसे पार्टिकल नेचर पढ़ा है, तो अगर उसने एब्जॉर्ब की, उसने तो इकट्ठी एब्जॉर्ब की, अगर वो ट्रांजिशन स्टेट्स के थ्रू जा रहा होता तो उसने एब्जॉर्ब अपनी चंक्स छोटे छोटे चंक्स में की होती लगातार, थोड़ी एब्जॉर्ब की फिर वहां पहुंच गया, फिर धीरे धीरे जा रहा है।
नहीं नहीं, ये तो नहीं बनी बात। बट अगर मतलब हम ये बोलें कि उसने एक ही बारी में उसने एब्जॉर्ब की, ऐसे ही हुआ होगा कि फोटोन या कुछ भी आया होगा, उसने एब्जॉर्ब कर ली हम्म होगी, हम्म उसको तो पहुंचने सीधा ऊपर चाहिए था। ये तो वैसे कोई पॉसिबिलिटी नहीं थी, फॉरबिडन होता या ना होता, कि वो धीरे धीरे जा हम्म रहा है। हम्म। हाँ मतलब ये सारा प्रोसेस तो सडनली होना। हम्म, ठीक। ठीक है। तो अब बच्चों, जो मतलब इलेक्ट्रॉन कुछ पर्टिकुलर एनर्जी लेवल्स पे ही एग्जिस्ट कर सकता है। ठीक है। नहीं, इसका रीजन ये नहीं है कि वहां पे अनस्टेबल है इन बिटवीन। इसका रीजन तो ये है कि भाई हमारे पास ये पता है हमें कि इन बिटवीन वाले रीजन में तो उसके पाए जाने की प्रोबेबिलिटी 0 है। राइट। वहां पे तो वो हो ही नहीं सकता। तो मतलब बच्चों समझो, नहीं इसका कोई रीजन नहीं है कि वहां 0 क्यों है प्रोबेबिलिटी। ये तो ऐसा मतलब हमने ऑब्जर्व किया है कि है। तो बच्चों अब इलेक्ट्रॉन ये पर्टिकुलर एनर्जी लेवल्स पे ही एग्जिस्ट कर सकता है। वो -13.6 पे कर सकता है, -3.4 पे कर सकता है, -1.51 पे कर सकता है। तो अगर अब वो इलेक्ट्रॉन 11 एनर्जी लेता है तो उसकी ऐसी एनर्जी बन जाती है जिसके करस्पॉन्डिंग कोई एनर्जी लेवल है ही नहीं। तो इस कारण से इलेक्ट्रॉन 11 वाली एनर्जी एक्सेप्ट नहीं कर सकता। ठीक है। इन अदर वर्ड्स बच्चों, इलेक्ट्रॉन सिर्फ वही वाली एनर्जी एक्सेप्ट कर सकता है जिससे वो किसी ना किसी हायर स्टेट में पहुंच सके। उसके अलावा कोई और एनर्जी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं कर सकता। ठीक है। मतलब तो वो एग्जैक्ट अगर आप 10.2 दोगे एनर्जी तो वो उसको एक्सेप्ट कर लेगा, 12.1 दोगे उसको एक्सेप्ट कर लेगा, ऐसे ही जो 1 से 4 वाली एनर्जी बनेगी उसको एक्सेप्ट कर लेगा, दूसरी किसी एनर्जी को नहीं वो एक्सेप्ट कर सकता। ठीक है। तो ये लिखो पॉइंट कि एन इलेक्ट्रॉन कैन एब्सॉर्ब ओनली दोज एनर्जीज by which it can move to any of the higher orbits. सर हाँ जी। सर अगर हम 11 दें तो भी सर वो ऐसा कह दें कि वो एब्जॉर्ब तो 10.2 ही कर रहा है, तो सर उसने एब्जॉर्ब तो वही वाली करेगा जो मतलब उसको नेक्स्ट शेल में मूव करेगी, तो इससे हमने कॉन्ट्राडिक्शन भी नहीं दी और एक्स्ट्रा वाली रिलीज हो जाती। नहीं, वो कैसे रिलीज होती है एक्स्ट्रा वाली? सर फोटोन के फॉर्म में या कुछ भी मतलब। नहीं नहीं, सी दिस प्रोसेस इज इंस्टेंटेनियस। वो जैसे ही उसको एनर्जी एब्जॉर्ब करनी है उसने साथ ही साथ उसने अगले लेवल पे पहुंचना है। तो अब इतना टाइम नहीं है कि वो पहले ज्यादा एनर्जी ले फिर हायर पे जाए और फिर एक्सेस को एमिट करे। ओके सर। नहीं, ऐसा नहीं लिखा हो सकता आपने केमिस्ट्री में, गलत कह रहे हो दामिनी। वो कुछ और चीज है मेरे को लग रहा है। अभी हम जो अगला पॉइंट लिखने लगे हैं उससे शायद क्लियर हो जाएगा।
अच्छा बच्चों, हमें ये तो पता है कि इलेक्ट्रॉन को एस्केप करने के लिए 13.6 चाहिए। अगर हम उसको 15 देंगे तो क्या वो 15 ले लेगा एनर्जी? अब बाकी एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में आ सकती है? अब आ सकती है। क्यों? क्योंकि अब तो वो इन शेल से बाहर ही हो गया। अब तो कोई रिस्ट्रिक्शन ही नहीं है, राइट? तो अगर आयनाइजेशन एनर्जी से ज्यादा एनर्जी दी है तब कोई दिक्कत नहीं है, तब वो रिमेनिंग एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में रिटेन कर सकता है। तो आपने ये लिखा होगा केमिस्ट्री में, ये तो नहीं लिखा हो सकता कि n इक्वल टू 2 पे चला गया और बाकी एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में है। ठीक है बच्चों? इसके आगे बच्चों एक लाइन लिखो। बच्चों, क्या हम एक फोटोन से पार्शियल एनर्जी ले सकते हैं? मतलब ऐसा पॉसिबल है कि एक फोटोन के पास 15 एनर्जी है, आपने उससे 12 ले ली और 3 फोटोन के पास ही रह गई? नो, फोटोन इज अ पैकेट ऑफ एनर्जी, उससे सारी एनर्जी इकट्ठे ही मिलेगी। ठीक है जी। बच्चों, क्या हम एक इलेक्ट्रॉन से पार्शियल एनर्जी ले सकते हैं? यस, इलेक्ट्रॉन, मतलब मैं ये नहीं कह रहा जो घूम रहा है इलेक्ट्रॉन वो वाला, इन जनरल अगर कोई बाहर से इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो उससे तो ले ही सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ वी नहीं लिखना चाहिए, कंफ्यूजिंग है, वी नहीं, हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन लिखना चाहिए। अच्छा ठीक है, हाँ, ये तो हम जनरल बात कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं।
बच्चों मतलब कि ध्यान से सुनना, दो केसेस, एक इलेक्ट्रॉन है n इक्वल टू 1 पे, ठीक है, दो केसेस। एक केस में उसके ऊपर एक 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटोन गिर रहा है, और दूसरे केस में उसके ऊपर एक 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का इलेक्ट्रॉन हिट कर रहा है। इन दोनों सिचुएशंस में बच्चों फर्क क्या है? भाई फोटोन से तो उसको पूरी 11 एनर्जी मिलेगी। क्या 11 एनर्जी इलेक्ट्रॉन ले सकता है? नहीं ले सकता, है ना? तो ऊपर वाले केस में तो क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन will not absorb photon and remain at n equal to 1. और नीचे वाले केस में क्या होगा बच्चों? इस केस में जो इलेक्ट्रॉन है वो it will take 10.2 from incident electron and go to n equal to 2, और जो इंसिडेंट है it will be left with 0.8 electron. फोटोन की तो एनर्जी क्वांटाइज्ड होती है ना, फोटोन से आप ऐसे पार्शियल एनर्जी नहीं ले सकते। फोटोन का मतलब ही है कि एक पूरा एक पैकेट ऑफ एनर्जी। एक्सक्यूज मी सर, यस। मतलब फोटोन एक लाइट का ही पार्टिकल कंसेप्ट है ना, हाँ। तो उसमें तो मैं मान रहा हूँ कि ठीक है, अगर हम ले सकते हैं तो वो पूरी एब्जॉर्ब कर रहा है, वरना हम ये नहीं बोल सकते कि पार्शियल ले ले। बट अगर हम दूसरे पॉइंट से देखें, जब इलेक्ट्रॉन आ रहा है, इलेक्ट्रॉन तो एक इतना छोटा पार्टिकल हो गया जिसका एक वेव नेचर भी आ गया, क्योंकि वो प्रॉपर्टी शो करने लग गया थोड़ी। हाँ, लेकिन ये बोलना कि दो इक्वल मास की बॉडीज को लाइट कर रहे हो और आप उसमें से 10 उसको दे दो, ये कैसे बोल रहे हैं हम?
हम आपको याद है हमें कंसेप्ट पढ़ते थे इनइलास्टिक एनर्जी, इनइलास्टिक कोलिजन। हाँ जी। तो इनइलास्टिक कोलिजन में यही होता था ना कि कुछ एनर्जी लूज हो जाती थी। बट वो सब तो हम यहाँ लगा ही नहीं सकते ना, बहुत छोटा पार्टिकल है। क्यों नहीं लगा सकते? लगा सकते हो। सब वो फेल नहीं हो जाता, वो तो मोमेंटम कंजर्वेशन उस सब पे बेस्ड है कि नहीं नहीं, न्यूटोनियन वो यहाँ सब भी फेल तो नहीं हो हम, जाता यहाँ पे। नहीं नहीं, एक्चुअली हम मतलब कई जगह फेल हो जाता है, मतलब, और हम अपने लेवल पे बता भी नहीं सकते कि कहाँ फेल हो जाता है, कहाँ लग जाता है, बट यहाँ पे लग जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती। मतलब जो कुल यहाँ पे मोमेंटम की बिल्कुल वैसे ही हम कंजर्व करते हैं, सब कुछ वही होता है। और मतलब बस ये हो जाता है कि हम मैक्रोस्कोपिक लेवल पे तो ये कह देते हैं कि ई जो होता है कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन बना देते हैं। हाँ जी। यहाँ पे हम वो नहीं बना सकते, यहाँ पे हम ये कहते हैं कि भाई हाँ, इस फॉर्म में कि भाई कुछ पर्टिकुलर एनर्जीज ही एब्जॉर्ब होंगी जो जो कि ट्रांजिशन के करस्पॉन्डिंग है। तो ये कंसेप्ट यहाँ पे लग जाता है। हाँ, एक्चुअली मतलब तो ये अगर थोड़ा सा मतलब मिक्स मैच है कि कहाँ पे क्या लग सकता है, कहाँ नहीं लग सकता, बट ये लग जाता है। तो अगर मैं इसको बिल्कुल जो इलेक्ट्रॉन्स मैं आपसे इंसिडेंट बीम से कर रहा हूँ किसी गन या कुछ से, हम्म, तो अगर मैं बिल्कुल उसकी लाइन में कर दूं तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि फिर तो सेम मास के पार्टिकल्स हमने उस टाइम भी पढ़ा था, अगर कोलाइड करें हाँ, तो बिल्कुल लाइन में, तो एक रुक जाएगा और दूसरा उतने से चलने लग जाएगा, नहीं तो वो वहां पे तो कुछ नहीं होगा। इलास्टिक में होगा ना, मतलब ये इलास्टिक कोलिजन होगा ही नहीं ये यहाँ पे। इनइलास्टिक। ठीक है, हाँ, अच्छा ठीक है। ठीक। ठीक ठीक है बच्चों, आपको ये फर्क समझ आ गया इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में? अच्छा, अब बच्चों अगर एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो भी गया, ठीक है, तो क्या होता है कि वो कोई भी हायर ऑर्बिट में बहुत ही अनस्टेबल होता है, और वो हायर ऑर्बिट में चला तो जाता है, बट साथ ही साथ वहां से वापस आ जाता है। तो अब जब वापस आता है तो उसके लिए वो एनर्जी रिलीज करता है, और ये जो एनर्जी रिलीज करता है वो फोटोन की फॉर्म में करता है। ठीक है जी। और ये बच्चों मतलब ऑलमोस्ट इंस्टेंटेनियसली हो जाता है, मतलब वो हायर ऑर्बिट में बहुत ही कम देर के लिए रहता है। राइट? तो कितना सही है ना, पहले तो वो इतना नखरे करके एनर्जी लेता है, और जो वो लेता भी है तो वो उसको बस बस कुछ इंस्टेंट के लिए लेता है, और फिर उसको फोटोन की फॉर्म में रिलीज कर ही देता है। ओके, तो अब बच्चों मान लो इलेक्ट्रॉन किसी हायर, हाँ सही कह रहे हो, बिल्कुल छोटे बच्चे वाला काम है कि पहले जिद की और फिर जब खिलौना आ गया तो उसे खेले भी नहीं। तो अब बच्चों मान लो इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो गया, ठीक है, वो n=4 पे पहुंच गया, तो अब वो बच्चों 4 से वापस 1 पे तो पहुंचेगा ही पहुंचेगा, लेकिन वो किस रास्ते से पहुंचेगा ये प्रोसेस कंप्लीटली रैंडम है। ठीक है, मतलब हो सकता है कि कोई इलेक्ट्रॉन तो सीधा ही 4 से 1 आ जाए, हो सकता है कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन पहले 4 से 3 आए फिर 3 से 1 आ जाए, हो सकता है कोई तीसरा इलेक्ट्रॉन 4 से 3 आए फिर 3 से 2 आए फिर 2 से 1 आए, हो सकता है कोई और इलेक्ट्रॉन सीधा 4 से 2 आ जाए फिर 2 से 1 आए,
तो कौन सा इलेक्ट्रॉन किस पाथ से डी एक्साइट करेगा, ये कंप्लीटली रैंडम है। ठीक है, ये हम बता ही नहीं सकते। तो बच्चों आप ये तो बता सकते हो ना कि जैसे मैंने जो फिगर बनाया है कि मान लो इलेक्ट्रॉन n इक्वल टू 4 पे है और उसने 4 से 1 पे आना है, तो अगर हम सोचें कि टोटल कितने पॉसिबल पाथ्स बन सकते हैं, कितने पॉसिबल ट्रांजिशंस बन सकते हैं, तो ये जो मैंने रेड से बनाए हैं यही वाले बन सकते हैं, इसके अलावा तो कोई ट्रांजिशन नहीं बन सकता यूनिक, राइट। तो ये जो नंबर है ये कितना बन जाता है बच्चों, इसको NC2 कहते हैं, मतलब n इंटू n माइनस 1/2। ठीक है बच्चों, ये किया हुआ है फॉर्मूला। तो बच्चों जब इलेक्ट्रॉन डी एक्साइट कर रहा है तो वो फोटोन रिलीज करता है। हाँ, ये याद रखना है आपको, NC2 मतलब NC2 नहीं, ये n माइनस 1/2। तो अब बच्चों फोटोन डी एक्साइट करेगा तो फोटोन सॉरी इलेक्ट्रॉन जब डी एक्साइट करेगा तो फोटोन रिलीज करेगा। अब हम बता सकते हैं कि किस वेवलेंथ का फोटोन रिलीज होगा। वो कैसे भाई, एनर्जी कितनी होगी, एनर्जी ऑफ हायर माइनस एनर्जी ऑफ लोअर ऑर्बिट, और ये एनर्जी विल बी इक्वल टू hc बाय लैम्डा, राइट। सो आई कैन राइट दिस एज, ये एनर्जी का मैंने जो हमने कल एक्सप्रेशन डिराइव किया था वो लिख दिया, माइनस RCH(Z²) बाय NH², और फिर आगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, RCH(Z²) बाय NL², ये बन गया इक्वल टू hc बाय लैम्डा, राइट। तो ये आपका hc कट जाएगा बच्चों, तो यू गेट 1 बाय लैम्डा इज इक्वल टू R इंटू Z² इंटू 1 बाय NL² माइनस 1 बाय NH²। फॉर्मूला के ऊपर कहाँ, सर जो n इंटू n माइनस 1/2 वाला फॉर्मूला लिखा है उसके ऊपर। अच्छा ये बच्चों छोड़ दो, ये कुछ मैथ्स का होता है, कुछ नॉट रिक्वायर्ड, आप सीधा नीचे वाला लिख लो। ओके सर। बच्चों ये फॉर्मूला भी किया हुआ है केमिस्ट्री में, है ना। क्या करवा दूं, मतलब मैंने तो करवाई दिया। ऊपर वाला नहीं, वो मतलब वो आप वेरीफाई कर सकते हो, आप डिराइव नहीं कर पाओगे, वो मैथ्स का एक पूरा अलग चैप्टर ही होता है। या 10th में था आपके परमुटेशन कॉम्बिनेशन, नहीं 10th में तो नहीं था, छोड़ो फिर, अपने काम का नहीं है। आदित्य क्यों फालतू दिमाग लगा रहे हो। ओके बच्चों, नेक्स्ट वी टॉक अबाउट एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। तो
इसमें क्या होता है बच्चों कि लेटस से हमारे पास मतलब कोई हमने एक्सपेरिमेंटल डिटेल्स नहीं याद रखनी, हम तो बस एक बात हमें समझनी है कि लेटस से बच्चों हमारे पास एक ऐसे सैंपल है हाइड्रोजन एटम्स का, ठीक है, और हमने इस सैंपल के थ्रू व्हाइट लाइट को पास करवाया, ठीक है जी, और लाइट को इसके थ्रू पास करवा के आगे एक स्क्रीन लगा दिया, उस स्क्रीन के ऊपर ऑब्जर्व किया हमने। तो बच्चों स्क्रीन पे जो हमें जो वेवलेंथ्स मिलेंगी, क्या हमें सारी की सारी वेवलेंथ्स मिलेंगी? जैसा हमने ऊपर पढ़ा, कुछ वेवलेंथ्स एब्जॉर्ब हो जाएंगी और ये वेवलेंथ्स एग्जैक्टली वही वाली होंगी जिनके करस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स ट्रांजिशन कर सकते होंगे, राइट? तो जो वेवलेंथ्स मिसिंग होती हैं उसको हम कहते हैं एज एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, राइट? और ये वेवलेंथ्स कौन सी होंगी? 1 इक्वल जो 1 से 2, 1 से 3, 1 से 4, अगर मैं ऊपर वाले फॉर्मूला में पुट करता जाऊं, उनके करस्पॉन्डिंग जो बनेंगी, ठीक है बच्चों? मेन बात समझने वाली ये है कि ये सारी 1 से शुरू होंगी वेवलेंथ्स, क्योंकि पहले तो ग्राउंड स्टेट में ही होगा ना वो, तो ग्राउंड स्टेट से ही एब्जॉर्ब करेगा। ये समझ आता है बच्चों? अब इसका उल्टा होता है बच्चों, ये लाइन तो हमने लिख लिया बच्चों, इसका उल्टा होता है एमिशन स्पेक्ट्रम। ठीक है, हमने बच्चों कोई वैल्यूज नहीं याद रखनी कि कौन सी वेवलेंथ्स मिसिंग है, हमें सिर्फ ये पता होना चाहिए कि कौन से ट्रांजिशंस के करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ्स मिसिंग होंगी। तो मतलब जो भी 1 से पॉसिबल ट्रांजिशंस बनेंगी, 1 से 2, 3, 4, 5, 6 इंफिनिटी तक, वो सारी की सारी वेवलेंथ्स स्क्रीन पे मिसिंग होंगी। ना 2 से 4 नहीं, मतलब वंस अगेन जो हम पहले बात कर रहे थे, थ्योरेटिकली इट इज पॉसिबल कि एक इलेक्ट्रॉन पहले 1 से 2 एब्जॉर्ब कर ले और फिर 2 से 4 वाली भी एब्जॉर्ब कर ले, बट उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। मतलब एक इलेक्ट्रॉन की 2 वेवलेंथ एब्जॉर्ब करने की प्रोबेबिलिटी नेग्लिजिबल है। अब बच्चों उल्टा होता है एमिशन स्पेक्ट्रम। एमिशन स्पेक्ट्रम में हम क्या करते हैं कि हम जो सैंपल है बच्चों उसको हम हीट कर देते हैं, ठीक है? ये जो हमारा गैसियस सैंपल है उसको हमने हीट कर दिया बाय यूजिंग सम हीटर। तो उससे क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक्साइट हो गए, तो और हमने एक स्क्रीन लगा दिया, तो वो एक्साइट हो गए। अब जब डी एक्साइट होंगे तो वो फोटॉन्स रिलीज करेंगे, तो उन फोटॉन्स के करस्पॉन्डिंग जो वेवलेंथ्स हैं वो हमें स्क्रीन पे दिखेंगी, राइट? तो मान लो वो किसी भी स्टेट n तक पहुंच गए, तो n से 1 तक जो सारी पॉसिबल ट्रांजिशंस हैं हमें उसके करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ्स दिखेंगी स्क्रीन के ऊपर, राइट? तो बच्चों मुझे ध्यान से बताओ, एमिशन और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में फर्क क्या है?
हाँ बच्चों, देखो दो डिफरेंसेस हैं मेन। सबसे पहली बात तो ये कि एब्जॉर्प्शन में जो हम लाइंस कह रहे हैं, ये वो लाइंस हैं जो कि नहीं दिख रही हमें, जो मिसिंग लाइंस हैं, राइट। वेराज एमिशन स्पेक्ट्रम में हम बात कर रहे हैं उन लाइंस की जो कि हमें दिख रही हैं, राइट। दूसरी बात बच्चों, एब्जॉर्प्शन के अंदर जो लाइंस मिलेंगी आपको, वो तो 1 से 2, 1 से 3, 1 से 4 वाली ही मिलेंगी। एमिशन के अंदर n से 1 वाली सारी मिल जाएंगी। मतलब एमिशन के अंदर तो आपको 3 से 2 भी मिलेगी, लेकिन एब्जॉर्प्शन के अंदर आपको 2 से 3 नहीं मिलेगी। ये बात समझ आती है बच्चों? एब्जॉर्प्शन में तो हमें सिर्फ वही लाइंस मिल रही है ना जो n इक्वल टू 1 तक पहुंच रही है। ओके, तो अब बच्चों ये जो एमिशन स्पेक्ट्रम की अलग अलग लाइंस होती हैं, उनको हमने नाम दिए होते हैं, आप सबको पता है ना। ये जो लाइंस 1 तक जाती हैं वो लाइमन सीरीज है, जो 2 तक पहुंचती हैं वो बाल्मर सीरीज है, जो 3 तक वो पास्चन है, जो 4 है वो ब्रैकेट है। आगे की हमें जरूरत नहीं है। ठीक है बच्चों, ये किया हुआ है ना केमिस्ट्री में एग्जैक्टली। आगे की जरूरत नहीं है अपने को, ठीक है। और जो है आपको एनीवेज केमिस्ट्री में पता ही है, जो इससे अगली होती है क्या होती है, फंड सीरीज कहते हैं ना। ये क्या है, हम्प्टी नहीं, अच्छा हम फ्री, नहीं नहीं ये नहीं है कथा। फिजिक्स में तो आज तक कभी पास्चन के बियॉन्ड नहीं गए वो। तो अब बच्चों ध्यान से देखो, क्या मैं ये कह सकता हूं कि एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में कौन सी वाली सीरीज होगी इनमें से, ये बता सकता हूं मैं? बताओ एब्जॉर्प्शन में कौन सी हुई? यस, लाइमन सीरीज, राइट, n इक्वल टू 1 वाली। तो मतलब हम कह सकते हैं कि absorption spectrum has only Lyman series.
तो बच्चों हमें कोई सच कोई वैल्यूज नहीं याद रखनी, बट हाँ हमारे को हर सीरीज के लिए ये निकालना आना चाहिए कि उस सीरीज की मैक्सिमम वेवलेंथ या फिर मिनिमम फ्रीक्वेंसी या फिर मिनिमम एनर्जी वाली लाइन कौन सी होगी। एंड सिमिलरली मिनिमम वेवलेंथ मतलब मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी या फिर मैक्सिमम एनर्जी वाली लाइन कौन सी होगी, राइट। तो जो तो मिनिमम वेवलेंथ वाली है वो कैसे आएगी, मैक्सिमम एनर्जी। मैक्सिमम एनर्जी कब होगी, जब आप इंफिनिटी से ट्रांजिशन कर रहे हो, है ना। जितनी दूर से करोगे उतनी ज्यादा एनर्जी आएगी। और जब आपको बात करनी है मैक्सिमम वेवलेंथ मतलब सबसे कम एनर्जी, तो सबसे कम एनर्जी वाली कौन सी होएगी बच्चों, जब जस्ट अगली होएगी। मतलब अगर मैं कहूं कि लाइमन की सबसे कम एनर्जी वाली कौन सी होएगी, तो 1 से 2 हो गई, है ना। बाल्मर की कौन सी हो गई, 2 से 3। पास्टन की कौन सी हो गई, 3 से 4 एंड सो ऑन। ये बच्चों समझ आता है। तो मैक्सिमम वेवलेंथ वाला केस तो होगा n+1 से n वाला, मिनिमम वाला होगा इंफिनिटी वाला। और बच्चों बस एक बात ये याद रखनी है कि बाल्मर सीरीज की कुछ लाइंस विजिबल में आती हैं, लाइमन की यूवी में आती हैं, पास्टन की इंफ्रारेड में आती हैं। ठीक है, वंस अगेन कोई एग्जैक्ट वैल्यूज नहीं याद रखनी, बस ये आइडिया होना चाहिए। ठीक है बच्चों। चलो ओके बच्चों, दैट्स इट। आपने बच्चों होमवर्क में इसका ई पार्ट कर लेना। बाकी नेक्स्ट क्लास में अपना न्यूक्लियर तो हो ही जाएगा, न्यूक्लियर तो आधे घंटे का है, और फिर सेमीकंडक्टर्स भी शुरू कर देंगे हम अगली क्लास में। अच्छा बच्चों, रेडियो एक्टिविटी वाला पार्ट तो कट गया सारा। बस न्यूक्लियर की इंट्रोडक्शन है, वो मैं आपको कल कराई दूंगा। अच्छा बच्चों, मैं ये सोच रहा था कि बेसिकली अपना जो सिलेबस बचेगा, आप वो मान लो कि कल की क्लास के बाद एक क्लास और का बचेगा। तो आई वाज थिंकिंग कि वो फ्राइडे को ही क्लास लेके खत्म करें, फिर आराम से मनाना दिवाली। दिवाली कब है पता नहीं, संडे है शायद। ठीक है, सैटरडे को है मेरे ख्याल दिवाली, फ्राइडे तो नहीं है। तो फिर मैं लूंगा, ठीक है, फ्राइडे को क्लास एक टाइम बता दूंगा आपको। वैसे तो सैटरडे को भी तुमने क्या ही करना है दिवाली पे, बट चलो ठीक है।
मैं सैटरडे नहीं, मैं तो फ्राइडे ही लूंगा। अच्छा, केमिस्ट्री की भी है क्या फ्राइडे? कोई बात नहीं, मैं टाइम देख लूंगा, मैं वो उस हिसाब से रख लूंगा। ठीक है, चलो, ओके बच्चों, बाय। ये प्लीज कर लेना कंप्लीट होमवर्क।